नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज के साथ। आज का विचार, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, फिर चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी ही क्यों न हो। हरियाणा सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में अंतर्राज्यीय बसों और यात्री वाहनों के संबंध में एक गाइडलाइन जारी की है। अंतर्राज्यीय यात्रा करने वाले यात्रियों के पास इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में उसका पहचान पत्र और टिकट होना चाहिए। इसके अलावा बस स्टॉप के साथ साथ यात्रियों को मोबाइल में भी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया होना चाहिए। परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि बसों में यात्रा के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी कर्मचारी और यात्री में कोविड का कोई लक्षण न हो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति बस में बैठा हुआ है तो उसे तुरंत बस से उतारकर घर भेजा जाना चाहिए और उसके संपर्क में आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि एक बस में सवार यात्रियों की संख्या 30 से 35 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यात्रियों को लाने ले जाने के काम में लगी बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाना चाहिए। बसों के अंदर हर समय सैनिटाइजर की बोतलें उपलब्ध होनी चाहिए और बस कर्मचारी द्वारा नियमित अंतराल पर इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बस में सवार यात्रियों और बस अड्डों पर सभी लोगों ने मास्क पहनने हो और सभी यात्रियों के पास सैनिटाइजर होना जरूरी है। बस के अंदर या बाहर अथवा बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की मनाही है। इसके अलावा छींकने या खांसते समय उन्हें अपने चेहरे पर रुमाल ढककर रखना होगा। हरियाणा सरकार ने अब जुलाई से स्कूलों को खोलने की तैयारी कर ली है। सरकार 3 चरणों में स्कूलों को खोलेगी। स्कूल खोलने से पहले डेमो कक्षाएं चलाई जाएंगी। इसके लिए सभी जिलों से सुझाव यानी सजेशन मांगे हैं। शिक्षा निदेशालय से सभी जिला शिक्षा व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस कमेटी के सुझाव व सिफारिश पर ही सरकार अगला कदम उठाएगी। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश में विभाग के अधिकारियों, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के प्रधानाचार्यों, अभिभावकों और मीडिया कर्मियों से राय लेकर रिपोर्ट 7 जून तक उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों को खोलने के लिए जिला स्तर पर कमेटियां गठित होंगी। जिला शिक्षा या जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में बनने वाली कमेटियों में डाइट के प्रधानाचार्य सदस्य सचिव होंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले में हटाए गए पीटीआई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हरियाणा सरकार के 28 व 29 मई के उस आदेश पर रोक की मांग की है जिसके तहत 3 दिन के भीतर सभी टीचर की सेवा समाप्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। याचिका में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने उनकी SLP को खारिज करते हुए सरकार को 5 महीने के भीतर नई नियुक्ति करने का आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनको हटाने के बारे में कोई आदेश जारी करने को नहीं कहा था। याची ने कोर्ट को बताया कि नई भर्ती में 5 माह का समय लगेगा, तब तक स्कूलों में पीटीआई टीचर का काम कौन करेगा। याची ने हाईकोर्ट से मांग की है कि जब तक नई भर्ती नहीं होती तब तक उनको हटाया ना जाए। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के रिजल्ट व परीक्षा को लेकर चल रही अफवाहों पर बुधवार को विराम लगा दिया। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने सोमवार को यानी 8 जून 10वीं का रिजल्ट घोषित करने का ऐलान कर दिया। फिलहाल शिक्षा बोर्ड 4 विषयों की परीक्षा के मूल्यांकन के आधार पर 5वें विषय यानी विज्ञान विषय के औसतन अंक शामिल करके रिजल्ट घोषित करेगा। इस विषय की परीक्षा के अभी कोई शेड्यूल या तिथि तय नहीं की गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि वे सोमवार को 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल 10वीं की कोरोना वायरस संक्रमण से पहले मुख्य 4 विषयों की परीक्षा हुई थी। उसके बाद 19 मार्च को शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाएं रद्द कर दी थी। विज्ञान विषय की परीक्षा नहीं हो पाई थी। अब वे केवल 4 विषयों की परीक्षा में परीक्षार्थी को अंक आएंगे। उन अंकों की औसत निकाली जाएगी और उसके बाद 5वें विषय यानी विज्ञान के 4 विषयों के औसत अंकों के हिसाब से अंक मानकर रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि जो विद्यार्थी 11वीं कक्षा में विज्ञान संकाय में दाखिला लेंगे उस विद्यार्थी को दाखिला लेने के बाद 10वीं के विज्ञान विषय की परीक्षा देनी होगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जा रही कोविड-19 से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बचाव के लिए जागरूकता लाने के उद्देश्य से ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के आवेदन या पंजीकरण में आंशिक शुद्धि 3 से 4 जून तक कर सकेंगे। इस संबंध में बोर्ड की वेबसाइट पर जानकारी दी गई है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह एवं सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि कोरोना महामारी पर आधारित ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता यानी ऑनलाइन क्विज कॉम्पिटिशन का आयोजन जून में करवाया जा रहा है। प्रतियोगिता के लिए जिन विद्यार्थियों ने आवेदन या पंजीकरण किया है उनके द्वारा अपलोड किए
गई डाटा में यदि कोई त्रुटि है तो वे 3 से 4 जून तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर उसकी शुद्धि कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बोर्ड के व्हाट्सएप नंबर 88 168 40 349 यानी 88 168 40349 के माध्यम से भी शुद्धि कर सकते हैं। बोर्ड चेयरमैन व सचिव ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा कोरोना महामारी के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी भावना से प्रोत्साहित होकर 1,27,000 विद्यार्थी इस प्रतियोगिता के लिए अपना पंजीकरण करवा चुके हैं, जो कि जागरूकता अभियान की दिशा में एक बड़ा कदम एवं अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। उन्होंने बताया कि अभी तक ऑनलाइन प्रतियोगिता चीन द्वारा आयोजित करवाई गई है, जिसमें केवल 1622 प्रतियोगिताओं द्वारा भाग लिया गया है। यदि सभी पंजीकृत विद्यार्थी इस ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रविष्ट होते हैं तो यह विश्व कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। इस प्रतियोगिता को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किए जाने के प्रयास भी हो रहे हैं। इस प्रतियोगिता के संबंध में विद्यार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेता को लैपटॉप, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को टैबलेट के साथ अलग अलग श्रेणी में सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी यानी शैक्षिक मुक्त विद्यालय की शेष परीक्षाओं का आयोजन 1 जुलाई से 15 जुलाई तक करवाने का निर्णय लिया है। इन परीक्षाओं यानी एग्जामिनेशंस को कोरोना महामारी के कारण बोर्ड कार्यालय द्वारा स्थगित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त परीक्षा की तिथियों के बारे में सभी छात्रों को परीक्षा से 10 दिन पूर्व सूचित कर दिया जाएगा। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि 10वीं व 12वीं कक्षा के कई जरूरी विषयों के पेपर रह गए थे। अब अगले माह इन कक्षाओं की परीक्षा फिर से कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि अभी तक इनकी तिथि तय नहीं की गई है, लेकिन जुलाई के प्रथम सप्ताह में इन कक्षाओं की परीक्षाएं आयोजित होंगी। इन परीक्षाओं को लेकर शिक्षा बोर्ड ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त परीक्षा की तिथियों के बारे में सभी छात्रों को परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले सूचित कर दिया जाएगा। इस बारे में सरकार से भी मार्गदर्शन मांगा जा रहा है। छोटी काशी के नाम से मशहूर भिवानी शहर के लोगों की करीब 2.5 माह से भक्त और भगवान के बीच बनी हुई दूरी अब जल्द ही समाप्त होने जा रही है। गृह मंत्री अनिल विज ने जल्द ही मंदिरों के कपाट खोलने के इशारा देने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि 8 जून से मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जा सकते हैं। मंदिरों को खोलने के लिए मंदिर के महंत तथा ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए इस पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत मंदिर के महंत ने कुछ आवश्यक फैसले लिए हैं, जिसके तहत कोरोना वायरस को रोकने में मदद मिल सके। इसके तहत मंदिरों में न तो माथे पर टीका लगाया जाएगा, न ही श्रद्धालुओं को मंदिर में लगी घंटी बजाने की अनुमति होगी। मंदिर में लगे बड़े बड़े घंटों तथा घंटियों को कपड़े से ढककर रखा जाएगा ताकि बार बार उस पर हाथ न लगे। हनुमान जोहड़ी धाम मंदिर के महंत चरणदास महाराज ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खुलने की उम्मीद जग गई है। मंदिर परिसर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है तथा मंदिर आम लोगों के लिए खुलने के बाद बेहतर व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए मंदिर सुबह 5:30 से 10 बजे तक और शाम को 5:30 से 8:30 बजे तक खुलेंगे। मंदिर खोलने व बंद करने के बाद मंदिर परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंदिर में 4 या 5 लोग ही प्रवेश कर सकेंगे, बाकी लोग बाहर हॉल में 6 फीट की दूरी बनाकर खड़े होकर आरती देख सकेंगे। गेट पर एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई जाएगी जो कि मास्क के बिना प्रवेश करने वालों पर रोक लगाएगा। भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई दिनों से जारी गतिरोध में बुधवार को थोड़ी सकारात्मक प्रगति हुई है। 3 में से 2 स्थानों पर भारत और चीन की सेनाएं थोड़ा पीछे हटी हैं, जबकि पेंगोंग लेक पर दोनों सेनाएं डटी हुई हैं। फिर भी 6 जून को मेजर जनरल स्तर की बातचीत से ठीक पहले हुई इस प्रगति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सेना से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि गलवान घाटी और चुशुल में भारत और चीनी सेनाएं थोड़ा पीछे हटी हैं। करीब 1 पखवाड़े से भी अधिक समय से इन स्थानों पर दोनों सेनाओं के बीच गतिरोध कायम था और तनातनी की स्थिति बनी हुई थी। हिंसक झड़पों की खबर भी आई हुई थी, लेकिन बुधवार को इसमें नरमी आई है। दोनों सेनाएं कुछ कदम पीछे हटी हैं। हालांकि कितने कदम पीछे हटी हैं इसी लेकर कोई स्पष्ट दावा नहीं किया जा रहा, लेकिन सूत्रों का कहना है कि दोनों सेनाएं 1 से 2 किलोमीटर पीछे हटी हैं। चीनी सेना 2 किलोमीटर और भारतीय सेना लगभग 1 किलोमीटर पीछे हटी है। सेना से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि 2 स्थानों पर गतिरोध कम हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती पेंगोंग लेक को लेकर है। दोनों देशों के सेना के जमावड़े को लेकर है। वहां की स्थिति में बुधवार को कोई बदलाव नहीं दिखा है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई, वहीं इसका केंद्र नोएडा में था। भूकंप के झटके रात 10:42 पर महसूस किए गए। इससे पहले बीते शुक्रवार को भी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उस समय रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई थी। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की महामारी के कारण 25 मार्च से देश में लॉकडाउन लागू किया गया है। उसके बाद से देश की राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में 3 से 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए
जा चुके हैं। भूकंप के कारण जानमाल का नुकसान की कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है। तूफान निसर्ग का सबसे ज्यादा असर बुधवार को महाराष्ट्र के अलीबाग और रत्नागिरी में देखा गया। यह हवा की रफ्तार काफी ज्यादा रही। रायगढ़ और रत्नागिरी में टीन शेड उड़ते हुए देखे गई। यहीं एक जहाज ऊंची लहरों में उलझकर समुद्र के किनारे पर फंस गया। उधर मुंबई में एक कार्गो प्लेन लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया। इसके बाद मुंबई एयरपोर्ट पर कई घंटे तक फ्लाइट ऑपरेशन बंद रखा गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में निसर्ग तूफान ने घरों से लेकर गोदाम तक में भारी तबाही मचाई। कई घरों की छतें तिनकों की तरह उड़ गई। वहीं तेज हवाओं ने रेहड़ी वालों के ठेले भी उलट दिए। अलीबाग में तूफान टकराते समय 125 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चलनी शुरू हो गई। तूफान के असर से तेज बारिश भी हुई। आंधी और बारिश से इमारतों को नुकसान हुआ है। अलीबाग के टोल नाके पर हवाएं इतनी तेज रफ्तार से चली कि टोल नाके की छत ही उड़ गई। मुंबई में तूफान के चलते तेज हवा में कई पेड़ उखड़ गए। यहाँ एक इमारत की छत उड़ जाने का वीडियो भी सामने आया है। मरीन ड्राइव, कप परेड, नरीमन पॉइंट जैसी जगहों पर कई जगह गाड़ियां पेड़ों के नीचे दब गई। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में अमरनाथ गुफा और उसके ठीक पहले का इलाका नजर आ रहा है। चारों ओर बर्फ है और गुफा के भीतर बर्फ का शिवलिंग पूरा बन चुका है। हालांकि ये तस्वीरें किसने ली हैं ये पता नहीं चल पाया है। 23 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है, लेकिन कोरोना के चलते यात्रा होगी या नहीं अभी इस पर सस्पेंस बना हुआ है। 22 अप्रैल को अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रा को कैंसिल करने की एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसे बाद में वापस ले लिया था। सूत्रों के मुताबिक श्राइन बोर्ड ने इस बार कोरोना के चलते यात्रा का समय सिर्फ 15 दिन करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें यह भी कहा गया है कि यात्रा सिर्फ बालटाल रूट से करवाई जाए। गौरतलब है कि यात्रा का पारंपरिक रास्ता पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी से होकर जाता है। हरियाणा में 4 से 9 जून के बीच मौसम कैसे रहेगा? मौसम का हाल हरियाणा में इस सप्ताह रुक रुक कर प्री मानसून वर्षा होती रहेगी। हरियाणा में भी अब खेती की गतिविधियां तेज होंगी। खरीफ फसलों के लिए खेतों की तैयारी की जाएगी। ऐसे में किसानों को इंतजार होता है मानसून का। लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा में मानसून आमतौर पर जून के आखिरी में दस्तक देता है। इस बार भी अपने सामान्य समय के आसपास मानसून के आगमन का अनुमान है। इसी बीच इस सप्ताह यानी 3 जून से 9 जून के बीच हरियाणा में मौसम का मिला जुला असर रहेगा। कुछ इलाकों में रुक रुक कर प्री मानसून वर्षा हो सकती है। बारिश की यह गतिविधियां एक साथ सभी जगह पर नहीं होंगी और बहुत ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, सिरसा, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल सहित लगभग सभी जिलों में आंशिक बादल आते जाते रहेंगे। रुक रुक कर इस सप्ताह वर्षा होती रहेगी। मौसम पूरी तरह से साफ नहीं होगा, बारिश भी बहुत तेज नहीं होगी, तो तापमान में भी बहुत अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना फिलहाल नहीं नजर आ रही, लेकिन उमस के कारण कम तापमान भी परेशान कर सकता है। अब बात आज के इतिहास की। 1931 हिंदी फिल्म अभिनेत्री बीना राय का जन्म हुआ। 1936 हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अदाकाराओं में से एक नूतन का जन्म हुआ। 1959 रिलायंस समूह के अध्यक्ष और प्रसिद्ध व्यवसायी अनिल अंबानी का जन्म हुआ था। 1975 अमेरिकी अभिनेत्री एंजेलिना जोली का जन्म हुआ। 2001 नेपाल में ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह ने अपने भाई और बेटे की मौत के बाद सत्ता संभाली। 2003 डोमिनिक गणराज्य की 18 वर्षीय सुंदरी एमिलिया वेगा मिस यूनिवर्स बनी। 2008 हरियाणा सरकार ने पारिवारिक पेंशन का लाभ 25 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को भी देने की घोषणा की। 2008 न्यूयॉर्क की सीनेटर हिलेरी क्लिंटन को पछाड़ते हुए बराक ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी हासिल की।